वेलकम टू स्टडी गो विद जीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 80 से लेकर 87 तक के बीएनएस में जो प्रोविजन दे रखे हैं मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस वाले। ये प्रोविजन, इनमें से हम देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, डाउरी डेथ, क्रुएलिटी एंड बाइगैमी वाले प्रोविजंस विद केसेस अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपनी जरूरतमंद दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा पाए। ये जो वीडियोस है ना बीएनएस की, आपके एपीओ एग्जाम्स में भी आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। जुडिशरी में तो करेंगी ही करेंगी। वीडियोस यहाँ पर आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, और अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए जो कि आपको हार्ड कॉपी में मिलेंगे, वो परचेस करने के लिए आप मुझे मेरा जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं हर मंडे को डिस्पैच करवाती हूँ जो भी हार्ड बुक के ऑर्डर आते हैं, और जो सब्जेक्ट हार्ड कॉपी में अवेलेबल होते हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं होती है, जैसे कि बीएनएस, बीएसए, टीपीए एंड सीपीसी। आने वाले टाइम में बीएनएसएस भी जब अवेलेबल होगा तो वो भी हार्ड कॉपी में ही अवेलेबल होगा। ओके। डाउरी डेथ वाला ऑफेंस पहले आईपीसी में दे रखा था सेक्शन 304 बी में, अब इसको डाल दिया है बीएनएस के सेक्शन 80 में। क्रुएलिटी वाला ऑफेंस दे रखा था आईपीसी के सेक्शन 498 ए में, अब इसको सेक्शन 85 में इंसर्ट कर दिया है। वही जो इसकी डेफिनेशन है जो कि पहले सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी के एक्सप्लेनेशन में दे रखी थी, उसके बजाय बीएनएस में इन्होंने उसको ऐड करा है सेक्शन 86 में। बाइगेमी वाला ऑफेंस सेक्शन 494 आईपीसी में दे रखा था, अब इसको इन्होंने बीएनएस के सेक्शन 82 सब सेक्शन 1 में डाला है। वही जो किया जाता था बाइगेमी बाय कंसीलमेंट, उसके लिए अलग सेक्शन था आईपीसी में सेक्शन 495, बट बीएनएस में इसको सेक्शन 82 में ही सब सेक्शन 2 में डाल दिया है। यहाँ पर आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि बीएनएस में जो दे रखे हैं सेक्शन 85 एंड 86, जो कि आईपीसी के सेक्शन 498 ए को रिप्लेस किए हैं। तो आईपीसी का जो सेक्शन है 498 ए, ये आईपीसी में कब इंसर्ट किया गया था? ये किया गया था 1983 में, और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 113 ए भी 1983 में ही इंसर्ट किया गया था। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 113 ए के बजाय आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखने को मिलता है सेक्शन 117। इसके अलावा जैसा कि बीएनएस का सेक्शन 80 रिप्लेस किया है आईपीसी के सेक्शन 304 बी को, तो ये 304 बी जो है आईपीसी में इंसर्ट किया गया था 1986 में, और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट में सेम ईयर में डाला गया था एक सेक्शन जो कि है सेक्शन 113 बी। इसका रिप्लेसमेंट आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखने को मिलेगा सेक्शन 118 में। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे डाउरी डेथ वाले ऑफेंस की। अब डाउरी डेथ जब हम पढ़ेंगे, डेथ का मतलब तो पता ही है क्या होता है, डाउरी का मतलब क्या होता है वैसे ये भी पता है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं कि डाउरी का मतलब होता है जब दूल्हे के परिवार वालों को दुल्हन के परिवार वाले एज अ पार्ट ऑफ मैरिज ट्रेडिशन कुछ चीजें देते हैं, जैसे कि कैश, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फर्नीचर, क्रॉकरी एंड यूटेंसिल्स, कार, बाइक, स्कूटर, साइकिल मतलब पहले साइकिल दी जाती थी, फिर बाइक दी जाती थी, फिर कार तक चला गया है मामला या फिर कोई अदर हाउस होल्ड आइटम्स जो कि न्यूली मैरिड कपल को अपनी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये जो चीजें दी जाती हैं दुल्हन के परिवार वालों के द्वारा, इससे ना मतलब क्या होता है, एक तरीके का फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर पड़ता है, और इस फाइनेंशियल बर्डन को ना वहन करना पड़े इसीलिए फीमेल फॉर्टिसाइड होता है। और अगर फीमेल फॉर्टिसाइड नहीं हो रहा है तो लड़की पैदा हो रही है तो फिर उसको बर्डन की तरह लिया जा रहा है। खैर आज के टाइम पे वैसे लड़कियां बहुत ज्यादा आगे जा चुकी हैं, इतना आगे जा चुकी हैं कि हस्बैंड कुछ बोल के तो दिखाए, ब्लू ड्रम तैयार है, हनीमून पे जा रहे हैं, वहां धक्का दे रही है। मुझे बारिश में भीगी मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद है। मुझे भी, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। तुम भी ना। चलो अब जल्दी से गाड़ते हैं मेरे पति को। बाद में यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं औरत का चक्कर है बाबू, यहाँ पे ये कहना पड़ेगा आदमी का चक्कर है बाबू भैया। और ये कुछ इक्के दुक्के केसेस ही हैं जिनको सेंसिटिव इशू की तरह कोई ले ही नहीं रहा है। इन पे मीम बन रहे हैं, कॉमेडी करी जा रही है, बेचारा कोई लड़का जान से मार दिया गया है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है उतना। ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि लड़कों के प्रति ना थोड़ी सेंसिटिवनेस कम है। मेरे हिसाब से लड़कों के लिए एक अलग से बीएनएस में चैप्टर जोड़ा जाना चाहिए, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज अगेंस्ट हस्बैंड, ऐसे वाला। क्या बोलते हो? ये तो कुछ इक्के दुक्के केसेस थे, लेकिन आज भी स्टिल जो महिलाएं हैं, आप सोशल मीडिया पर देखते हो, न्यूली मैरिड वाइफ को दहेज के लिए जान से मार दिया। वो उससे पहले बहुत खुशी खुशी वीडियो बना रही है कि उसकी शादी होने वाली है, वो बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन शादी के बाद तुरंत उसको मार दिया जाता है जस्ट डाउरी के लिए। इवन कई ऐसे फनी रील्स भी देखने को मिलते हैं जहां पर डाउरी को ना प्रमोट किया जा रहा होता है
कि जब लड़की को सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए तो दहेज तो देना पड़ेगा ना। क्या सेंस है इस बात का? जोर इस चीज पे दिया जाना चाहिए कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाओ। एंड द मोस्ट फनीएस्ट थिंग इज दैट कि लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स को छोड़ दे रहे हैं दहेज वाली लड़की से अरेंज मैरिज करने के लिए। तभी तो फिर वो बाद में उनको ब्लू ड्रम में डाल रही है। एंड आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, कल के दिन आप एपीओ बनते हो, आप जज बनते हो, किसी ऐसी लड़की से शादी करना जो अच्छी हो। दहेज के पीछे मत भागना। एक माँ बाप आपको उनकी लड़की दे रहे ना, वो ही बहुत बड़ी बात होती है। बाकी जो डाउरी सिस्टम है उसको दी एंड करने के लिए हमारे इंडिया में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 भी लाया गया है, जिसको तो मैं कहती हूँ डेड लॉ। ये लिविंग लॉ है ही नहीं, क्योंकि इसका उतना कुछ इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है। अगर पड़ता है तो फॉल्स केसेस में पड़ता है, जहां पर एक लड़की ने झूठे केस डाल दिए डाउरी के। रियलिटी में ये डाउरी को एंड नहीं कर पाया है, डाउरी को प्रोहिबिट नहीं कर पाया है। वैसे पता है आपको, हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री बहुत ज्यादा कमाल की रही है। आप चले जाओ इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आप चले जाओ अर्ली ऋग वैदिक एरा में, महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल थी। किसी तरह की सोशल इविल उस दौरान एग्जिस्ट नहीं करती थी। वो तो जब लेटर वैदिक एरा में एंटर करते हैं ना, उसके बाद से सोशल इविल्स महिलाओं के अगेंस्ट पनपने लगती हैं समाज में, जिनमें से एक थी डाउरी। और डाउरी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में। वही डेफिनेशन यहाँ पर हम यूज करते हैं सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस में, जो कि डाउरी डेथ के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले सब सेक्शन 1 सेक्शन 80 का डाउरी डेथ क्या होती है ये बता रहा है। ये कह रहा है कि जब किसी महिला की डेथ होती है, कैसे? जलने की वजह से, किसी बॉडीली इंजरी की वजह से, या ऐसी परिस्थितियों में जिनको हम कहते हैं कि उसकी डेथ हुई है अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में, जिसमें नॉर्मली किसी की डेथ नहीं होती है, और डेथ हुई है उस महिला की शादी से 7 सालों के अंदर। एंड साथ ही प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूव किया है क्या, कि सून बिफोर हर डेथ उस महिला के साथ क्रुएलिटी या फिर हरासमेंट किया जाता था। कौन करता था? उस महिला का हस्बैंड या उस महिला के हस्बैंड के रिलेटिव। क्यों करते थे? डाउरी डिमांड के लिए करते थे। तो तब ये कहा जाएगा कि उस महिला की ये जो डेथ हुई है ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं है, ये है डाउरी डेथ, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव। और फिर वो लायबल होंगे कितनी पनिशमेंट के लिए? मिनिमम 7 ईयर, जो कि एक्सटेंडेबल होगी अप टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और यही जो चीजें मैंने टुकड़ों में बांट बांट कर आपको बताई, यही है सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस के एसेंशियल एलिमेंट, जो कि टुकड़ों में बांट बांट के बताए थे कमेश पंजियार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। ये केस ना इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ये केस किससे रिलेटेड है, तो ये डाउरी डेथ से रिलेटेड केस है। और डाउरी डेथ के लिए हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 118 में कोर्ट के द्वारा लगाई जा रही प्रिजम्पशन देखने को मिलती है। और वो प्रिजम्पशन किस नेचर की होती है, कोर्ट कब लगाता है? इसके लिए जरूरी है ये प्रूव करना कि एक्यूज का डाउरी डेथ में इन्वॉल्वमेंट क्वेश्चन में है, महिला की डेथ हुई है शादी से 7 सालों के अंदर। डेथ कैसे हुई है? जलने की वजह से हुई है, या बॉडीली इंजरी की वजह से हुई है, या अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में हुए है। महिला के साथ क्रुएलिटी या फिर हरासमेंट किया जाता था। डाउरी की डिमांड के लिए कौन करता था? उसका हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव। वहीं अगर डाउरी डिमांड का कोई क्लियर एविडेंस ही ना पेश किया जाए तो तब डाउरी डेथ का कन्विक्शन नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस में ये कहा गया था चबी कर्माकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2024 के केस में। साथ ही प्रोसिक्यूशन साइड को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो डाउरी डिमांड के लिए क्रुएलिटी या हरासमेंट महिला के साथ किया गया, वो किया गया सून बिफोर हर डेथ। अब सून बिफोर हर डेथ का मतलब क्या है? ये बताया गया था गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2021 के केस में। इस केस में कहा गया कि इसका मतलब होता है डाउरी डेथ एंड क्रुएलिटी या फिर हरासमेंट जो किया गया डाउरी डिमांड के लिए बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव। इन दोनों चीज के बीच में प्रॉक्सिमेट एंड लाइव लिंक का एग्जिस्टेंस एस्टेब्लिश करना, इन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। तो जब ये सारी चीजें प्रोसिक्यूशन साइड प्रूव कर देती है, उसके बाद अंडर सेक्शन 118 ऑफ बीएसए कोर्ट प्रिज्यूम करेगी। यहां पर लिखा है शेल प्रिज्यूम, जिसका मतलब होता है रिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, यानी ऐसा प्रिजम्पशन जिसको कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही होता है जब तक कि डिस्प्रूव ना कर दिया जाए। तो यानी कि यहां पर कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि जो एक्यूज हैं, यानी कि महिला का हस्बैंड या फिर महिला के हस्बैंड के रिलेटिव, इन्होंने उस महिला का डाउरी डेथ किया है। तो अब जो बर्डन है इस चीज को रिबट करने का, वो चला जाएगा किसके ऊपर? एक्यूज के ऊपर। तो ये तो हो गया आपका डाउरी डेथ वाला ऑफेंस।
अब यहाँ पर क्रुएलिटी के ऑफेंस के बारे में दे रखे हैं सेक्शन 85 एंड 86। 85 में क्रुएलिटी की पनिशमेंट है, कह ये रहे हैं कि अगर किसी महिला के साथ उसका हस्बैंड या उस हस्बैंड के रिलेटिव करते हैं क्रुएलिटी तो तब वो लाइबल होंगे फॉर द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years प्लस फाइन। और जिनके अगेंस्ट रजिस्टर करवाया जाता है हस्बैंड के जो रिलेटिव हैं, उसके प्रव्यू में आखिर आ कौन रहे? उसके प्रव्यू में आते हैं हस्बैंड के वो रिलेटिव जो हस्बैंड से बाय ब्लड, बाय मैरिज या फिर बाय एडॉप्शन रिलेटेड हैं, तो उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस में। ये कहा गया था विजेता गाजरा वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2010 के केस में। अब क्रुएलिटी क्या है ये बता रहे हैं सेक्शन 86 ऑफ बीएनएस में। कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा किया गया विलफुल कंडक्ट जो इस नेचर का है जिससे क्या हो सकता है, महिला को ये फ्यूल मिल सकता है कि वो कमिट करे सुसाइड। महिला कंपेल हो रही है टू कमिट सुसाइड और टू कॉज ग्रेव इंजरी, डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ। और वो चीज़ मेंटल और फिजिकल नेचर की भी हो सकती है कि यहाँ पर मेंटल एज वेल एज फिजिकल दोनों तरह की क्रुएलिटी की बात कर रहे हैं। या फिर महिला के साथ हरासमेंट किया जा रहा है, ऐसा हरासमेंट जिसके पीछे इंटेंशन क्या है, जिसके पीछे इरादा क्या है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कोवर्श करना, प्रताड़ित करना उस महिला को या उसके जो भी मतलब रिलेटिव हैं उनको। किस चीज़ के लिए प्रताड़ित करना? लाइक जैसे उसके माँ बाप को प्रताड़ित करना, उसके भाई को प्रताड़ित करना, उसकी बहन को प्रताड़ित करना, जो भी मतलब उससे रिलेटेड है उनको प्रताड़ित करना। क्यों? ताकि किसी तरह की अनलॉफुल डिमांड ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी को फुलफिल किया जाए, या फिर तब प्रताड़ित किया जा रहा है जब वो फुलफिल नहीं कर पाए। एंड ये जो अनलॉफुल डिमांड है जरूरी नहीं है कि ये डाउरी डिमांड हो, ये नॉन डाउरी डिमांड भी हो सकती है। ये कहा गया था MAK वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2013 के केस में, जहां पे मुझे ये टर्म्स नहीं पढ़ी जाती है ना, तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ MKK, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ दिया। आप पढ़ लेना इसको फुल फॉर्म में। यहाँ पर अपनी चीज ध्यान रखनी है कि सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस के तहत केस रजिस्टर नहीं करा सकती है क्रुएलिटी का कोई गर्लफ्रेंड या कोई कॉन्क्यूबाइन या कह लो कोई मिस्ट्रेस। हालांकि जो गर्लफ्रेंड है वो क्रुएलिटी का केस रजिस्टर करवा सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। और साथ ही ये बात उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2017 के केस में भी कही गई थी कि जो महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है अंडर सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस कंप्लेन नहीं कर सकती है जब तक कि ये वो प्रूव ना कर दे कि किसी तरह का मैरिज सेरेमनी वगैरह हुआ था, उसके बाद से वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। क्योंकि सेक्शन 85 बीएनएस के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी चीज है पार्टीज के बीच में मैरिज का होना, और जरूरी नहीं है कि वो मैरिज लीगली वैलिड हो। इसलिए जो सेकंड वाइफ है बाइगेमस मैरिज वाली, वो भी सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस के तहत कंप्लेन कर सकती है। ये आपने ध्यान रखना है। ये बात कही गई थी रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम 2004 के केस में, ये केस पूछ लिया जाता है। तो लिव इन रिलेशनशिप वाली जो महिला है वो क्रुएलिटी के अगेंस्ट जा सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में। एंड इवन बाकी जो केसेस हैं सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस वाले, उनकी कंप्लेंट के लिए भी रिलीफ देता है डीवी एक्ट। और इस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिलते हैं सेक्शन 18 से लेकर 23 तक के प्रोविजन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। तो कई बार ऐसा होता है जब हम केसेस देखते हैं ना क्रुएलिटी वाले, तो वहां पे डीवी के भी प्रोविजंस लगाए जाते हैं, वहां पे बीएनएस का सेक्शन 85 भी लगा दिया जाता है। और क्रुएलिटी के केस को दायर करने के लिए हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन 220 ऑफ बीएनएसएस, जो कि ये कहता है कि कोई भी कोर्ट क्रुएलिटी वाला जो ऑफेंस है अंडर सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस पनिशेबल, उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेगी कोई भी कोर्ट जब तक कि उस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने वाली पुलिस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष फॉरवर्ड ना कर दी गई हो, या फिर जब तक कि जो इस ऑफेंस की अग्रीव्ड है उसने कंप्लेन ना कर दी हो, या फिर उसके फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर ने कंप्लेन ना कर दी हो जब तक, या फिर उसके फादर, मदर के ब्रदर या सिस्टर ने कंप्लेन ना कर दी हो, या फिर विद द लीव ऑफ कोर्ट किसी अदर पर्सन ने जो कि उस महिला के साथ बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन रिलेटेड है, उन्होंने कंप्लेन ना कर दी हो। और जो कंप्लेन करी जा रही है सेक्शन 85 वाले ऑफेंस की, उसके लिए लिमिटेशन पीरियड दे रखा है बीएनएसएस के सेक्शन 514 सबसेक्शन 2 क्लोज सी में। कितना लिमिटेशन पीरियड? जब वो ऑफेंस हुआ उस ऑफेंस की तारीख से 3 साल के अंदर। और जो क्रुएलिटी वाला ऑफेंस होता है उसके बारे में ध्यान रखना है कि अरुण व्यास वर्सेस अनीता व्यास के केस में कहा गया था कि कंटिन्यूइंग नेचर का होता है। इसीलिए ईच एक्ट ऑफ क्रुएलिटी
लिमिटेशन पीरियड रीसेट कर देता है। अब यहां पर आप लिंक करो बीएसए के सेक्शन 117 को सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस के साथ। तो बीएसए का सेक्शन 117 रिपिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट देता है किस चीज के बारे में, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन के बारे में। तो ये है क्या चीज, तो सेक्शन 117 में जो रिपिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट दे रखी है उसको इन्वॉक करने के लिए कुछ कंडीशन प्रेसिडेंट हैं। जब वो हम पढ़ेंगे उसके बाद अपने आप में ही समझ में आ जाएगा कि सेक्शन 117 बीएसए का क्या कहता है। तो ये कहता है कि अगर एक महिला ने सुसाइड कमिट करी है, कितने टाइम के अंदर, शादी से 7 सालों के अंदर, और प्रूव ये कर दिया जाता है कि उस महिला का जो हस्बैंड या हस्बैंड की जो रिलेटिव हैं, जिनको हम शॉर्ट में कहेंगे एक्यूज्ड, इन्होंने उस महिला के साथ क्रुएलिटी करी थी, जिसकी डेफिनेशन बीएनएस के सेक्शन 86 में अभी हमने पढ़ी। तो ये चीजें प्रूफ अगर प्रोसिक्यूशन साइड कर देती है तो उसके बाद केस के जो भी अदर सर्कमस्टांसेस हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है, क्या प्रिज्यूम कर सकती है, जबरदस्ती नहीं कोर्ट के ऊपर, कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, डिस्क्रिप्शन है कोर्ट का, क्या प्रिज्यूम कर सकती है, ये प्रिज्यूम कर सकती है कि महिला का जो हस्बैंड है या हस्बैंड की जो रिलेटिव है जिनके ऊपर भी इल्जाम लगाया जा रहा है, उन्होंने ही उस महिला के सुसाइड को अबैट किया। अगर कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेती है तो तब उसके बाद बर्डन जाता है एक्यूज के ऊपर, जो कि अब इस प्रिजम्पशन को रिबट करेगा। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, क्या, देखो, अगर हस्बैंड दारू वारू पी कर लेट घर पर वापस आता है और फिर वो वाइफ को मारता है, तब तो ये चीज क्रुएलिटी है, ओके, ये कहा गया था अमरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। लेकिन अगर वो सिर्फ पीकर लेट आ रहा है लेकिन किसी तरीके से कोई फिजिकल वायलेंस वगैरह वाइफ के साथ नहीं कर रहा है, तो तब ये चीज क्रुएलिटी नहीं है। अब ये सुन के ना पूरे समाज में खुशी की लहर दौड़ गई होगी। और ये बात कही गई थी कौन से केस में, जगदीश चुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में। बट इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, रात में अगर लेट आओगे ना वाइफ वैसे ही तुम्हें नहीं छोड़ेगी, वही कर देगी तुम्हारे साथ क्रुएलिटी, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सेक्शन 117 ऑफ बीएसए में जैसे कि हमने क्रुएलिटी वाली प्रिजम्पशन देखी थी, ठीक है, जैसे कि हमने ये प्रिजम्पशन देखी थी कि अगर महिला विद इन 7 years ऑफ मैरिज सुसाइड वगैरह कर लेती है और ये प्रूव कर दिया जाता है कि जो उसका हस्बैंड था या उसके हस्बैंड के रिलेटिव थे वो उसके साथ क्रुएलिटी करते थे, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि वो ही क्या किए हैं, उस महिला की सुसाइड को अबैट किए हैं। बट ये जो प्रिजम्पशन है ना, ये पुरुषों के लिए नहीं है। अगर वाइफ अपने पति के साथ क्रुएलिटी करी और फिर पति ने सुसाइड कर ली तो तब ये प्रिजम्पशन नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। ये कहा गया था अलका ग्रेवाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2000 के केस में। अब यहाँ पे कुछ केसेस का लिस्ट मैं आपको दे रही हूँ जो कि आपने ध्यान रखने हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस के मिसयूज को रोकने के लिए काफी सारे गाइडलाइंस वगैरह दिए थे। तो ये सारे केसेस आपने याद रखने हैं, इनको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का जो केस है, जब मैं चैप्टर नंबर 5 बीएनएसएस का पढ़ाऊंगी वहां पर इस केस में क्या क्या गाइडलाइन दी गई थी वो भी बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसके साथ साथ एक न्यूज भी मिल रही है चीज की मैं बीएनएसएस भी करवाऊंगी, ठीक है। तो एपीओ एग्जाम हो या जुडिशरी का एग्जाम हो, जहां पर भी आएगा ना बीएनएसएस, वो सारा आपका यूट्यूब से कवर हो जाएगा। बस चीज ये है कि नोट्स अगर चाहिए तो वो परचेस करने पड़ेंगे और वो मिलेंगे हार्ड कॉपी में, बस वो चीज पेड है। बाकी वीडियोस वगैरह जो है वो मैं फ्रीली यूट्यूब पर प्रोवाइड करूंगी, सारा बीएनएसएस करवा दूंगी, बीएनएस भी करवा दूंगी, ठीक है। बीएसए तो करवाया ही हुआ है। बस आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ आप उसको अच्छे से देखो, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो, ओके। अब लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइगैमी, विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस। तो सेक्शन 82 बाइगैमी के ऑफेंस के बारे में बात करता है। सबसे पहले सबसेक्शन 1 में ये कहता है कि अगर कोई पर्सन अपने लिविंग स्पाउस के होते हुए, देखो अगर स्पाउस मर गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑलरेडी आपका जो स्पाउस है वो जीवित है, उसके साथ आपकी जो मैरिज है वो किसी भी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुई है, यू आर स्टिल इन अ वैलिड मैरिज विद योर लिविंग स्पाउस, उसके बावजूद भी अगर किसी अनदर इंडिविजुअल से सब्सिक्वेंट मैरिज करते हो और फिर वो सब्सिक्वेंट मैरिज आपकी फॉर्मर मैरिज एग्जिस्ट करने की वजह से वॉइड होती है, तो तब क्या होगा, ये सब्सिक्वेंट मैरिज कहलाएगी बाइगैमी। और इस सब्सिक्वेंट मैरिज के लिए पनिशमेंट मिलेगी इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 7 year प्लस फाइन। वहीं अगर ये सब्सिक्वेंट मैरिज जिसके साथ की जा रही है वो की जा रही है फॉर्मर मैरिज को छुपा के, तो सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट इस चीज के लिए ज्यादा दे रखी है, जो कि होगी इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 10 years प्लस फाइन।
तो ये तो हो गया आपका बाईगैमी वाला ऑफेंस। बट ये कब नहीं लगता है? ये तब नहीं लगता है जब जो फॉर्मर मैरिज है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ही वॉइड डिक्लेयर कर दी या वो टर्मिनेट कर दी बाय द डिक्री ऑफ डिवोर्स। दूसरी चीज, अगर जो फॉर्मर स्पाउस है वो एब्सेंट है लगातार 7 सालों से, उसका कुछ अता पता नहीं है, किसी के द्वारा उसको लास्ट 7 years में सुना ही नहीं गया है, और ये तथ्य सब्सिक्वेंट मैरिज जिस पर्सन से कर रहे हैं उसको बता दिया है शादी से पहले। बाईगैमी का प्रोविजन क्लियर है। अब इसकी सिचुएशन क्या है अलग अलग रिलीजन में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अमंग हिंदूज, तो जो मैरिज है उसको पवित्र माना जाता है, उसको सेक्रामेंट माना जाता है अमंग हिंदूज। और 1955 से पहले होती थी पॉलीगैमी, ओके, बट जैसे कि पता ही है लॉ चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, और उस चेंज को एक्सेप्ट करना भी अच्छी बात होती है फॉर द प्रोग्रेसिव सोसाइटी। इसीलिए 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट लाया जाता है और बाईगैमी को प्रोहिबिट किया जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन नंबर 5 जो कि वैलिड हिंदू मैरिज के लिए कई शर्तें बताता है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये रखता है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज जो मैरिज की पार्टीज हैं उनका स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू मैरिज होती है मोनोगेमस ना कि बाईगेमस। और इसीलिए सेक्शन नंबर 11 ये कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो तब इस तरह की जो मैरिजेस हैं वो होंगी नल एंड वॉइड। एंड एज पर सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वो पनिशेबल होगी अंडर सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस। वहीं अमंग क्रिश्चियन हमें देखने को मिलता है इंडियन क्रिश्चियन एक्ट का सेक्शन 60 जो कि प्रोहिबिट करता है बाईगैमी को, और कहता है ये कि ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैलिड मैरिज अगर सेकंड मैरिज करी जाती है तो वो होगी वॉइड और पनिशेबल होगी अंडर सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस। सिमिलरली पारसी लॉ में स्पेशल मैरिज एक्ट में बाईगैमी को प्रोहिबिट करा गया है। लेकिन अमंग मुस्लिम्स सिचुएशन थोड़ी चेंज है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कि गवर्न होता है बाय शरीयत एक्ट 1937, ये परमिशन देता है एक मुस्लिम मैन को कि वो 4 बीवियां रख सकता है, वो भी तब जब वो उनको इक्वली ट्रीट कर सके। इसी वजह से मुस्लिम मेल पर सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस अप्लाई नहीं होता है। हालांकि जो मुस्लिम विमेन हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है कि वो ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ देयर मैरिज वो एक से ज्यादा हस्बैंड नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो अधीन है सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस के। लेकिन अगर डिवोर्स हो गया है मुस्लिम महिला का और ड्यूरिंग हर इद्दत पीरियड उसने शादी कर ली तो तब वो गिल्टी नहीं होगी बाईगैमी के लिए। कहा गया था अब्दुल गनी वर्सेस अजीजुल हक के केस में। सो बाईगैमी के रिगार्डिंग जो पर्सनल लॉज में इनकंसिस्टेंसीज हैं, सिमिलरली कई ऐसी चीजें हैं जैसे कि मैरिज, सक्सेशन एंड डिवोर्स। हर एक पर्सनल लॉ में इन चीजों के लिए अलग अलग चीजें हैं। तो इन इनकंसिस्टेंसीज को दूर किया जा सके इसके लिए ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 44 विच इज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो प्रावधान करता है इंडियन सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिसका एम है सभी सोसाइटल एस्पेक्ट्स लाइक मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन इनको एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव कोड में डालना और सभी सिटीजन्स के ऊपर यूनिफॉर्मली अप्लाई करना। लेकिन जैसा कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो कि इनफोर्सेबल नहीं होता है, ये सिर्फ स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन डालता है कि इस तरह की चीज स्टेट कर सकती है, बट ये चीज स्टेट के लिए मैंडेटरी नहीं होती है। हालांकि इस चीज के लिए स्टेप स्टेट्स उठाने लग गए हैं, जैसे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, आप लिख लेना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया था उत्तराखंड राज्य में 27 जनवरी 2025 को, जिसके तहत मोनोगैमी के ऊपर जोर दिया गया, बाईगैमी को प्रोहिबिट किया गया। हालांकि ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो यूसीसी उत्तराखंड में लगा है ये अप्लाई नहीं होता है अंडर आर्टिकल 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स बताए गए हैं उनके ऊपर। इसके अलावा यूसीसी के रिगार्डिंग कई केसेस आए हैं, जैसे कि मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी के अप्लाई किए जाने को, इम्प्लीमेंट किए जाने को रिकमेंड किया था। जैसा कि इस केस में सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो हुआ करता था, जो कि अब है बीएनएसएस में सेक्शन 144, इसके कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन अप्लाई होता है। इसके अलावा एमएस जॉर्डन वर्सेस एसएस चोपड़ा का केस हो गया, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हो गया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पी पाउलो वर्सेस मारिया 2019 का केस हो गया। इन सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जोर दिया। और सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात हेल्ड की कि
जैसा कि जो मुस्लिम मेल है वो 4-4 शादियां कर सकते हैं, सिर्फ इस पर्पस से अगर रिलीजन कन्वर्ट किया जाता है तो ये चीज नहीं मानी जाएगी बोनाफाइड इंटेंशन टू कन्वर्ट रिलीजन, जो कि जरूरी होती है फॉर कन्वर्जन। और इस तरीके से कन्वर्जन करके क्या नहीं किया जा सकता है, अंडू एडवांटेज नहीं उठाया जा सकता है किसी रिलीजन का। आपकी फर्स्ट मैरिज जिस रिलीजन के हिसाब से हुई है, आप फिर गवर्न होगे नेक्स्ट मैरिज में उसी रिलीजन के हिसाब से। ऐसा इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो यहाँ पे आपके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, डाउरी डेथ, क्रूएलिटी एंड बाइगेमी। इनके अलावा जो प्रोविजंस बचे हैं मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस वाले, वो आप लोगों का होमवर्क है, वो आपने खुद पढ़ने हैं। वो प्रोविजन ऐसे प्रोविजन है जिनकी ना सिर्फ आप हेडिंग पढ़ के जाओ और पनिशमेंट देख लो, काफी है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नोट्स अगर परचेस करने हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और नोट्स मिलेंगे हार्ड कॉपी में ही। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।